हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है यार सभी का स्वागत है यार नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, डैट इज लेक्चर 4। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग हीट को और वर्क को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में यार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो यार, एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को है कि यार हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, एक बेसिक से हम लोगों को फॉर्मुलेस पता है उनके। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डीप डाइव इन करने वाले हैं हीट और वर्क में। ये समझेंगे कि यार कितने तरीके की हीट होती है, उन सबके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, अलग अलग यार फॉर्मूले आने वाले हैं, एक्सप्रेशंस आने वाले हैं, वर्क कितने तरीके के होते हैं, कौन से प्रोसेस में कैसे निकालते हैं हम एक वर्क को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त वीडियो होगा यार। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यार हम लोग हमारा ये लेक्चर। सबसे पहले हम समझते हैं हीट को। ठीक है, हीट एक हमें बेसिक नॉलेज है कि यार हीट क्यों होता है, हीट का एक्सचेंज क्यों होता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर दो बॉडीज के बीच में अगर दो बॉडीज के अलग अलग टेम्परेचर्स हैं तो उनके बीच में हीट फ्लो होने वाली है। अब कितने तरीके की हीट होती है और उनके क्या फॉर्मूले होते हैं, तो सबसे पहले आ रही है आपकी हीट कैपेसिटी। सबसे पहले क्या आ रही है, हीट कैपेसिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of a given amount of a substance by 1 डिग्री और 1 केल्विन। आपको कुछ सब्सटेंस दे रखा है, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री से या फिर 1 केल्विन से रेज करना है, तो जितनी भी हीट एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी कहलाएगी। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी से। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, सपोज करो आपको कोई सा भी सब्सटेंस दे रखा है ना, आपको कोई सा भी ये सब्सटेंस दे रखा है, सपोज करो ये आपको सब्सटेंस दे रखा है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से आपको इंक्रीज करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ ना कुछ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये जो हीट सप्लाई करनी पड़ रही है ताकि 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, तो ये हीट क्या कहला रही है, हीट कैपेसिटी कहला रही है। करेक्ट, तो आपका सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, सी का क्यू, कितनी हीट दे रहे हो, अपॉन डेल्टा टी। Q अपॉन डेल्टा टी आपका फॉर्मूला रहता है हीट कैपेसिटी का। और जो हीट कैपेसिटी रहती है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास पे डिपेंड करेगी ऑब्वियसली यार। अगर आपने एकदम बहुत ज्यादा मास ले लिया, बहुत ज्यादा मास ले लिया, तो आपको उसका 1 डिग्री या 1 केल्विन से अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। और उधर ही यार आपने सपोज करो यार कम मास ले रखा है, तो 1 डिग्री या 1 केल्विन से अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो फटाक से बढ़ जाएगा, कम हीट में ही काम हो जाएगा। तो जो आपको हीट देनी पड़ रही है, इट डिपेंड्स कि आप कितना मास ले रहे हो। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड करती है। तो हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऐसे ही आपकी दूसरी तरीके की हीट कौन सी रहती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन। अब यहां पे देखो यार, अमाउंट को, मास को आपने फिक्स कर दिया है। पिछले केस में जो हीट कैपेसिटी थी उसमें अमाउंट को, अपने मास को फिक्स नहीं करा था, लेकिन यहां पे आपको 1 ग्राम मास ही लेके आना है। उसका 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी भी एनर्जी लगेगी, जितनी भी हीट रिक्वायर्ड रहेगी, उतनी उसकी क्या कहलाएगी, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस से कर रहे हैं। मतलब देखो, आपने कोई सा भी सब्सटेंस लिया, ये रहा आपका कोई सा भी सब्सटेंस, अब फिक्स हो गई है सब्सटेंस का, आपको 1 ग्राम ही लेना पड़ेगा, 1 ग्राम ही लेना पड़ेगा। अब इसका हमें 1 डिग्री सेल्सियस से या फिर 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जितनी भी एनर्जी लगेगी, जितनी भी हीट लगेगी, ये हीट क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। क्या आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं, पिछले केस में हम लोगों ने मास फिक्स नहीं करा था। अब कितना भी मास ले आओ, उसको 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से अगर आप बढ़ाओगे तो जितनी भी हीट लगेगी वो क्या कहलाएगी, उसकी हीट कैपेसिटी। अगर आपने मास फिक्स कर दिया है, 1 ग्राम मास फिक्स कर दिया है, तो वो क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू जितनी हीट दे रहे हो अपॉन M डेल्टा टी। और हीट अगर आपको निकालनी है तो क्या हो जाएगा, MS डेल्टा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला है आप लोगों का स्पेसिफिक हीट का। अब यार एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर आप क्वांटिटी फिक्स कर देते हो कि यार आपने मास फिक्स कर दिया, आपने मोल्स फिक्स कर दिए, तो वो प्रॉपर्टी क्या बन जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है, क्योंकि अब वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है।
इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गई है। क्यों? क्योंकि अब ये मास पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि मास आपने फिक्स कर दिया है। मास हमेशा आपको 1 ग्राम ही लेना पड़ेगा, मास आप वेरी करा ही नहीं सकते हो, क्योंकि देखो प्रीवियस केस में तो मैं मास वेरी करा सकता था, मास फिक्स करने का कोई भी क्राइटेरिया नहीं था। यहाँ पे मैं मास बिंदास वेरी करा सकता हूँ, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मैं मास को फिक्स कर रहा हूं। और जहां पे भी आप मास को या फिर मोल्स को फिक्स कर दोगे तो वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। करेक्ट? तो यहां पे आपने 1 ग्राम सब्सटेंस का फिक्स कर लिया है, मास फिक्स कर लिया है, तो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ है? ऐसे ही एक और हीट कैपेसिटी होती है जिसे हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम? सीएम से। मोलर हीट कैपेसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सीएम से। क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 डिग्री और 1 केल्विन। मतलब अब इस बार क्या करा है, जो आपने सब्सटेंस लिया है, ये रहा आपका सब्सटेंस, देखो अब इसका 1 मोल अमाउंट आपने फिक्स कर दिया है। ये रहा आपका सब्सटेंस, 1 मोल अमाउंट फिक्स कर दिया है। अब इस सब्सटेंस को, जिसको जो आपने कितना लिया है, 1 मोल लिया है, 1 डिग्री सेल्सियस से या फिर 1 केल्विन से आपको इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। तो जितनी भी हीट लगेगी वो इसकी क्या कहलाएगी? मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है? क्योंकि क्या कह रहा है, अब अपने मोल्स थे वो फिक्स कर दिए। मोल्स कितने कर दिए अपन ने? 1 मोल फिक्स कर दिया। अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप मास फिक्स कर देते हो, जब भी आप मोल्स फिक्स कर देते हो, तो वो एक कौन सी प्रॉपर्टी बन जाती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। करेक्ट? डिफरेंस समझ में आ रहा है? जैसे देखो, आपकी नॉर्मल जब हीट कैपेसिटी थी तो मास कुछ भी फिक्स नहीं कराता, तो ये कौन सी थी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। 1 ग्राम की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, 1 मोल की बात कर रहे हैं तो मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। और अगेन इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही सेम जैसे Cm इक्वल्स टू Q अपॉन N डेल्टा टी। Q मतलब कितनी हीट देनी पड़ रही है, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, और डेल्टा टी मतलब कितना राइज इन टेम्परेचर आपको चाहिए। आइए बात समझ में, इतनी चीज क्लियर हुई है। अब देखो, जो आपकी ये मोलर हीट कैपेसिटी है ना, जो आपका Cm है, 2 तरीके का हो सकता है। Cm को हम फर्दर 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैसे 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो? एक आप कर सकते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी मेजर कर सकते हो, और आप एट कांस्टेंट प्रेशर पे भी कर सकते हो। तो मोलर हीट कैपेसिटी 2 तरीके से मेजर करी जा सकती है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप मेजर करते हो तो इसे क्या बोलोगे? CV बोलोगे। और निकालोगे कैसे? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब QV अपॉन N डेल्टा टी। QV क्या है? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और उधर ही अगर आप मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट कर रहे हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? CP। क्या बोलेंगे? QP अपॉन N डेल्टा टी। क्या ये बात समझ में आई है आप लोगों को? कौन है? ठीक है, तो यहां से हम QV क्या बोल सकते हैं? इट इज NCV डेल्टा टी। और यहां से हम QP क्या बोल सकते हैं? NCP डेल्टा टी। QV क्या है? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और QP क्या है? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या कुछ यहां से याद आ रहा है? सोचो।
प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को यह समझाया था कि क्यू वी क्या होती है, डेल्टा यू, और क्यू पी क्या होता है, डेल्टा एच। हाँ या ना, ये चीज बताई थी। तो यहां पे क्यू वी को क्या बोल सकते हो, डेल्टा यू, और क्यू पी को क्या बोल सकते हो, डेल्टा एच। तो बेसिकली आपका डेल्टा यू का एक और फॉर्मूला आ चुका है विच इज एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा एच का एक और फॉर्मूला आ चुका है विच इज एन सी पी डेल्टा टी। बोलो हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई है? क्या यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर हैं हम लोगों को? मोलर हीट कैपेसिटी को दो तरीके से मेजर किया जा सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसे मैं सी वी बोल रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर पे उसे मैं सी पी बोल रहा हूं। तो क्यू वी क्या हो गया, एनसीवी डेल्टा टी, और उसको क्या लिख दिया मैंने, डेल्टा यू। क्यू पी क्या हो गया, एनसीपी डेल्टा टी, उसको मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा एच। यहां तक चीजें क्लियर है? अब देखो, अब जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक और फॉर्मूला देखा था, ये वाला कौन सा फॉर्मूला, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। हाँ या ना, ये वाला फॉर्मूला देखा था या नहीं देखा था? ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। सपोज करो हम लोग मोल्स कांस्टेंट मान लेते हैं। सपोज करो मोल्स को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट है ना। सपोज करो मोल्स को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, और डेल्टा टी को हम क्या मान लेते हैं, अगेन कांस्टेंट। चेंज इन टेम्परेचर भी हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं। तो क्या इस डेल्टा एच को मैं लिख सकता हूं एन सी पी डेल्टा टी? हाँ या ना बोलो। अभी भी देखा ना यार, देखो डेल्टा एच को मैं क्या लिख सकता हूं, एन सी पी डेल्टा टी लिख सकता हूं। और ऐसे ही डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूं, एन सी वी डेल्टा टी लिख सकता हूं, बिल्कुल सही है। प्लस डेल्टा एन जी आर टी। मोल्स मैं क्या मानते हुए चल रहा हूं, कांस्टेंट मानते हुए चल रहा हूं। तो ये मोल्स ये कैंसिल आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर भी क्या है, सेम। तो ये भी चीज क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर। इसको थोड़ा सा भैया अरेंज करो, तो इट इज सी पी माइनस सी वी इज वॉट आर। ये कौन सा फॉर्मूला है, इसका एक नाम रहता है, इसका नाम है आपका मेयर्स फॉर्मूला। इसका नाम क्या है, मेयर्स फॉर्मूला। सीपी माइनस सीवी इज वॉट आर, मेयर्स फॉर्मूला बोला जाता है, ठीक है। आर की कौन सी वैल्यू डालोगे, अगर आपको जूल में रखनी है वैल्यू, है ना, तो आपको आर की वैल्यू कौन सी डालोगे, 8.314। ये कंफ्यूजन होता है ना कि यार आर की कौन सी वैल्यू रखें। तो अगर जूल में चल रही है चीजें तो आर की वैल्यू डालो 8.314। अगर कैलोरी में चल रही हैं चीजें तो आर की वैल्यू डालो आप 2, आर की वैल्यू डालो 2। ये ध्यान रखना, यहां पे जो सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर निकला है, दैट इज फॉर 1 मोल। ये जो मैंने लिखा है सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, ये कितने मोल्स के लिए, 1 मोल्स के लिए। अगर मैं ऐसे ही एन मोल्स ले लूं, फॉर एन मोल्स की बात करूं, अगर मैं एन मोल्स की बात करूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू एन आर। ये क्या हो जाएगा, आपके एन मोल्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 मोल्स है तो उसे सीपी माइनस सीवी इज सिंपली आर, और अगर एन मोल्स है तो सीपी माइनस सीवी इज व्हाट, एन आर। क्या ये चीज क्लियर हुई है? सीपी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चाहो तो लिख लो यहाँ पे, सीपी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये चीज क्लियर हुई है? सीपी सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो यार, अब एक टेबल बनाने वाले हैं। एक हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, पॉइजन्स रेशियो पढ़ने वाले हैं। देखो सीपी बाय सीवी का जो रेशियो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं, और इसी को ही क्या बोला जाता है, पॉइजन्स रेशियो बोला जाता है, पॉइजन्स रेशियो। अब इसके यार पूरे प्रॉपर डेफिनेशन पे नहीं, वो सॉरी डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, है ना, वो हमारे सिलेबस के बाहर की चीज है। लेकिन अब एक टेबल पढ़ने वाले हैं, और उस टेबल से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, ये भी चीज हम पढ़ेंगे। तो पहली बात तो, अगर इसके डेरिवेशन वैसे जा नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका डेरिवेशन आता कहां से। इसका डेरिवेशन आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट से। कहां आता है इसका डेरिवेशन, क्या आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट से आता है इसका डेरिवेशन, ठीक है। हमारे को डेरिवेशन में नहीं जाना है, लेकिन जो मैं अभी टेबल बनाने जा रहा हूं वो आप लोगों को बिल्कुल आनी चाहिए। देखो कैसी टेबल है, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गैस लिखने वाले हैं ना। यहाँ पे आएगा आपका सीवी,
यहाँ पे आएगा Cp और यहाँ पे आएगा आपका गामा। गामा क्या हो जाएगा आपका पॉइजन्स रेशियो। आप क्या देखो, सबसे पहला पॉइंट आ रहा है आपकी जो गैस है वो क्या है, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है उसमें, जैसे आपका हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, ठीक है। मोनोएटॉमिक की बात कर रहे हैं, एक ही एटम है। तो अब Cp या फिर Cv उसका कैसे निकालते हैं, सबसे पहले कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकलता है Cp और Cv। जैसे हम लोग पढ़ने वाले अभी मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, ये सब पढ़ने वाले अभी हम। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि भैया ये Cp और Cv आ कहां से रहा है, तो कहां से आ रहा है, इस टर्म से, डिग्री ऑफ फ्रीडम से। डिग्री ऑफ फ्रीडम का अगर मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दूं तो ये है कि जैसे सपोज करो ये मेरा कंटेनर है ना, जिधर मैं बैठा हुआ हूं उधर सपोज करो वो जो रूम है वो कंटेनर मान लिया। अब यहां पे मैंने एक मॉलिक्यूल छोड़ दिया किसी भी गैस का, तो अब उस मॉलिक्यूल के पास कितनी डिग्री है फ्रीली घूम करने की, फ्रीली घूमने की, उस मॉलिक्यूल के पास कितने तरीके से वो मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकता है 3D में, वो क्या कहलाती है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, उस डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करते हैं और वो अलग अलग आती है, किसके लिए, मोनोटॉमिक के लिए अलग आएगी, डायटॉमिक के लिए अलग आएगी, ट्राइएटॉमिक के लिए अलग आएगी। उस डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करके Cv और Cp कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो जब मैं मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल छोड़ता हूं 3D में, तो वो जितनी फ्रीली मूव कर पा रहा है, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम से वो मूव कर पा रहा है, उस हिसाब से आपका Cv निकलता है। तो Cv उसका क्या निकलता है, 3R/2 निकलता है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात पता है कि यार जो मैं मेयर्स रेशियो पढ़ के आया हूं, मेयर्स फॉर्मूला पढ़ के आया हूं, वो क्या है, Cp - Cv इज व्हाट, R। करेक्ट, एक मोल के लिए बिल्कुल सही है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं Cp क्या आएगा, Cv + R। तो अगर यार मेरे को Cv की वैल्यू पता है 3R/2, तो क्या मेरे को Cp की भी वैल्यू पता है, बिल्कुल, R इसमें ऐड कर दो। तो 3R/2 में मैं R ऐड कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 5R/2। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही है। अब क्या करो, गामा करो। गामा क्या है, Cp/Cv। तो अगर मैं 5R/2 अपॉन 3R/2 करूंगा तो ये R/2 कैंसिल, क्या आ रहा है, 5/3। क्या आ रहा है, 5/3। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1.67। 1.6667। ठीक है, तो ये किसके लिए बात हो रही है, मोनोएटॉमिक के लिए। ऐसे ही यार आपकी जो गैस है वो डायटॉमिक भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। गैस डायटॉमिक भी हो सकती है, जैसे गैस हो सकती है आपकी H2, O2, N2, राइट। डायटॉमिक गैसेस भी हो सकती है। तब डायटॉमिक गैस को अगर आप इस कंटेनर में छोड़ दो और वो कितनी डिग्री से वो फ्रीली मूव कर पा रहा है, उससे क्या निकालोगे आप, Cv। तो उससे जब Cv निकाली गई तो वो कितनी आई, 5R/2 आई। अच्छा, इसमें अब R ऐड कर दो तो Cp आ जाएगा। तो Cp क्या आ गया आपके पास, 7R/2। गामा Cp/Cv का रेशियो, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 7/5, मतलब बेसिकली 1.4। बोलो हाँ या ना, सही है। तीसरा केस क्या आता है आपका, ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक, और ट्राइएटॉमिक में भी आपका सपोज करो मॉलिक्यूल क्या है, लीनियर है। मॉलिक्यूल क्या है, लीनियर। लीनियर बोले तो जैसे CO2, CO2 गैस रहती है, C डबल बॉन्ड O, तो लीनियर है, एक लाइन में है पूरा का पूरा मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो गया, ट्राइएटॉमिक है, 3 एटम्स हैं और ये क्या बैठ रही है, लीनियर बैठ रही है, CO2 हो रहा है आपका। करेक्ट। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि यार कोई सी गैस आपकी लीनियर है या नॉन लीनियर है, कैसे पता चलेगा, हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से मैं बता सकता हूं कि यार शेप क्या बनेगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा उसका। करेक्ट, तो ये आप लोगों का ट्राइएटॉमिक लीनियर हो गया। अब इसकी जब कैलकुलेट करी गई Cv, तो Cv कैलकुलेट क्या आई, Cv जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आएगा आपका 7R/2। ठीक है, एक सेकंड। जब इसकी Cv कैलकुलेट करी गई तो Cv इसकी भी आई आपकी 5R/2 और Cp क्या आ जाएगा, 7R/2। गामा क्या निकलेगा, 7/5 इक्वल्स टू 1.4। तो देखो डायटॉमिक की और ट्राइएटॉमिक लीनियर की दोनों का जो आपकी वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, सेम आ रही है। वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। ऐसे ये लास्ट केस आपका क्या रहता है, लास्ट केस रहता है आपका ट्राइएटॉमिक में ही आपका नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो। जैसे आपका मान लो SO2 हो, SO2, तो ऐसे रहता है स्ट्रक्चर, S डबल बॉन्ड O,
तो ये क्या है, लीनियर नहीं है ना यार, वी शेप है, बेंड शेप है। तो इसमें क्या होता है, सी वी जब इसकी कैलकुलेट करी गई तो आई 3r, सी पी क्या आ जाएगा, आर ऐड कर दो ऑब्वियसली 4r, तो गामा क्या आ जाएगा 4/3 विच इज 1.33। हाँ या ना, करेक्ट है। और ये जो केस है जो आपका ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर है, यही केस रहता है आपका पॉली एटॉमिक का भी। तो अगर मान लो कोई सी और गैस दे दे ना, जैसे आपको सपोज करो SO3 दे दे, SO3 दे दे, तो उसमें तो यार 4 एटम्स है, तो उसमें भी आप कौन सा केस लगाओगे, यही लगाओगे। तो यही आपका लास्ट केस रहता है पॉली एटॉमिक, मतलब अब कितने भी एटम्स आ जाए आप लोगों का यही वाला लास्ट वाला ही केस और चलने वाला है। तो ये जो टेबल है, ये टेबल हम लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा, इस टेबल में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको यार गामा दे दे, करेक्ट, और आपसे पूछे कि यार उसमें एटॉमिसिटी कितनी है, डायटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, मोनोटॉमिक है, ट्राइटॉमिक लीनियर है, पॉलीएटॉमिक है, ऐसे तरीके से पूछ सकता है वो, ठीक है। तो ये टेबल जो भी आपको दिख रही है स्क्रीन के सामने, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप लोगों को याद रखनी है। आई कहाँ से, ये वैल्यूज मैं रिपीट कर रहा हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम नामक एक चीज होती है, ठीक है। वो क्या बताता है कि एक कंटेनर में, एक 3D स्पेस में एक मॉलिक्यूल कितनी फ्रीली मूव कर सकता है, उसकी डिग्री बताता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई है बात समझ में, ये सारी चीजें आपका टेबल है एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यार ये हम लोगों ने एक बार हीट को बहुत अच्छे से समझ लिया कि यार स्पेसिफिक हीट क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी कितने तरीके की होती हैं। क्वेश्चन हम लोग एंड में देख लेंगे ना, क्वेश्चन हम लोग एंड में देख लेंगे। अब हमें क्या समझना है, वर्क को, अब हमें क्या समझना है, डिटेल में समझना है कि भैया वर्क कितने तरीके का होता है। एक बेसिक आइडिया तो है हमें, एक बेसिक आइडिया तो है हमें वर्क का, क्या होता है वर्क। हम लोग कौन सा वर्क पढ़ने वाले हैं, हम लोग कौन सा वर्क पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, सही है। एक आपने कंटेनर ले लिया, उसमें ऊपर पिस्टन लगा दिया और अंदर गैस भर लिया आपने, तो अब उस गैस को आप कंप्रेस कर रहे हो या फिर एक्सपैंड कर रही है गैस, तो अब प्रेशर लगा रहे हो या फिर उसकी वॉल्यूम एक्सपैंड कर रही है। तो मेजरली हम कौन सा वर्क पढ़ते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क पढ़ते हैं, करेक्ट। और एरिया वर्क कैसे निकालते हो आप लोग, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एक आपका प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ रहता है, उसके अंदर का जो एरिया होता है वही क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। जैसे प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, सपोज करो ये रहा आपका ग्राफ, ये रहा आपका ग्राफ, ठीक है। तो ये आपका हो गया वॉल्यूम V1, ये आपका हो गया वॉल्यूम V2, करेक्ट। अब आप क्या करो, इसके अंदर का ग्राफ ले लो, ये पूरा का पूरा ग्राफ ले लो, ये ग्राफ ले लो, ये एरिया ले लो इसका, है ना, इसका एरिया ले लो, तो इसका एरिया ही क्या कहलाएगा, आपका वर्क कहलाएगा। तो एरिया अंडर PV ग्राफ is known as, area under PV graph is known as work। एरिया अंडर PV ग्राफ क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। बोलो हाँ या ना। वर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, अब एरिया लेना है तो ऑब्वियसली इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें V1 से लेके V2 तक, तो ये क्या आ जाता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ P dV, ये हो जाता है आपका एक बहुत जनरल फॉर्मूला वर्क डन का। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर रखी हैं जब हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझी थी वर्क की, करेक्ट। अब हमको एक एक प्रोसेस में चलना है कि यार इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्या होगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो क्या होगा, एडियाबेटिक आ जाएगा तो क्या होगा, ये सारी बातें अब हमको करते हुए चलनी है, ठीक है। आ जाओ भैया, अब सबसे पहले हम कौन सा प्रोसेस ले रहे हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस ले रहे हैं। क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपका जो प्रेशर एक्सटर्नल रहता है, क्या वो कांस्टेंट रहता है, बोलो हाँ या ना। जब आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ाया था तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे मैंने, तो आप लोगों को ये बताया था, ये ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट था वहां पे, कि जो प्रेशर एक्सटर्नल है वो कांस्टेंट रहता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। क्या करते हो आप, एकदम से वजन लेते हो m और ऊपर डाल देते हो तो एक झटके से नीचे आ जाता है। तो प्रेशर एक्सटर्नल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। बोलो हाँ या ना। अब हम क्या देख रहे हैं, वर्क डन देख रहे हैं। तो वर्क डन क्या होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ P dV, ये होता है, बिल्कुल यार यही होता है। अब मैं क्या करूं, आपका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, P एक्सटर्नल क्या है, कांस्टेंट है, तो वो तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, माइनस P इंटीग्रल dV। इनिशियल वॉल्यूम मैं ले लेता हूं V1, फाइनल वॉल्यूम में ले लेता हूं V2। आपका V1 क्या है, चाहो तो यहां पे लिख लो, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, बोलो हाँ या ना। और V2 क्या है, V2 है आपकी फाइनल वॉल्यूम, करेक्ट। अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या निकलेगा, वर्क डन क्या निकलेगा, माइनस P
इंटू V2 माइनस V1, मतलब W इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V। हाँ या ना, हाँ या ना। अब ये वर्क डन कौन सा है, वर्क इररिवर्सिबल है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई करके लिख सकते हो। देखो, इसको चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख लो, वर्क इररिवर्सिबल। ठीक है, वर्क इररिवर्सिबल क्या आ गया, माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, V2 माइनस V1, और P एक्सटर्नल क्या है आपका, कांस्टेंट है, तभी वो इंटीग्रल के बाहर आ गया था। तो कभी भी आपको इररिवर्सिबल प्रोसेस बोल रखा है या फिर ये बोल रखा है कि यार प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब ही प्रोसेस इज इररिवर्सिबल। तो कहीं पे ये वर्ड्स यूज कर रखे तो हमको वर्क का ये वाला फॉर्मूला लगाना है। करेक्ट, क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग, एंड में हम लोग क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे। और क्या है, अगर आपका सपोज करो प्रोसेस है, रिवर्सिबल है और आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब रिवर्सिबल है तो प्रेशर आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, P एक्सटर्नल इज नॉट कांस्टेंट। सही बात है, P एक्सटर्नल आपका कांस्टेंट नहीं है। वर्क डन मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो अब इसका डेरिवेशन, वर्क डन कैसे लिख सकता हूं, माइनस इंटीग्रल ऑफ P dV। अब क्या इस बार प्रेशर को मैं बाहर ले सकता हूं इंटीग्रल के, नहीं, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है भैया, प्रेशर हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है। आप एक एक दाना डाल रहे हो रिवर्सिबल में, ध्यान आ रहा है, जब रिवर्सिबल पढ़ाया था तो एक एक दाना जब सैंड का आ रहा है तो आपकी पिस्टन धीरे 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 नीचे आ रही है, धीरे 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 नीचे आ रही है। तो प्रेशर एक्सटर्नल कांस्टेंट नहीं है, वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इंटीग्रल के बाहर नहीं आएगा। करेक्ट। अब हमको तो यार इसको इंटीग्रेट करनी है चीजें। अब इंटीग्रेट करनी है तो सपोज करो आपने आइडियल गैस ले रखी है ना, हम लोग मेजॉरिटी केसेस में क्या लेते हैं, आइडियल गैस लेते हैं। तो क्या मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ भैया, PV इक्वल्स टू NRT। सही है, तो क्या प्रेशर को मैं यहां से ये लिख सकता हूँ NRT बाई V लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। तो देयरफॉर वर्क डन आपका क्या बैठ रहा है, माइनस ऑफ इंटीग्रल P की जगह क्या लिख दूं, NRT बाय V dV। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। मोल्स आपके कांस्टेंट रहेंगे यार। एक बार आपने कोई कंटेनर ले रखा है उसमें मोल्स तो आप क्या मानते हुए चलोगे, फिक्स मानते हुए चलोगे, R कांस्टेंट है। प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, हाँ या ना, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो NRT पूरा का पूरा क्या दिख रहा है आपको, कांस्टेंट दिख रहा है। बाहर ले लो उसे, बाहर ले लो, तो आपको क्या दिख रहा है, W इक्वल्स टू माइनस NRT, बाहर ले लिया, dV बाय V। अब बताओ लिमिट है, लिमिट क्या बताएंगे, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम गए हो आप, बिल्कुल। इनिशियल वॉल्यूम क्या है V1, फाइनल वॉल्यूम क्या है V2। अब dV बाय V, हाँ जी भैया, dV बाय V, बताइए क्या होगा इंटीग्रल इसका, ln v, है ना, क्या होगा ln v। तो वर्क डन क्या आ रहा है, माइनस NRT ln ऑफ v, और क्या आ रहा है ऊपर V2, नीचे क्या आ रहा है V1। अब क्या करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो वर्क डन क्या आ रहा है, देखो माइनस NRT, अपर लिमिट डालो तो क्या बन जाएगा, ln V2 माइनस ln V1। करेक्ट। और अब हमें एक लॉग की यार प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, एक ये प्रॉपर्टी आपको लॉग की पता होनी चाहिए, क्या, log of m by n is what, log m minus log n। करेक्ट। तो log m माइनस n है तो उसको log m by n लिखा जा सकता है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस NRT ln ऑफ V2 बाय V1 लिख सकता हूं उसे, V2 बाय V1 लिख सकता हूं। तो ये एक आपका फॉर्मूला हो रहा है, करेक्ट है। अच्छा, इसी को ही चाहो तो लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ln को लॉग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे देखो आपका फॉर्मूला क्या बैठ रहा है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या बैठ रहा है, वर्क डन रिवर्सिबल में और आइसोथर्मल में, है ना, रिवर्सिबल और आइसोथर्मल। आपका देखो क्या फॉर्मूला बैठ रहा है, माइनस NRT ln V2 बाय V1। अब इस ln को किस में कन्वर्ट करो, लॉग में। लॉग में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, माइनस, मतलब लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दो, 2.303 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, माइनस 2.303 NRT log V2 बाय V1। मतलब ln में बेस क्या रहता है, E रहता है, log में क्या रहता है, 10 रहता है। करेक्ट है, क्या ये चीज समझ में आ गई है। आप मेजरली ये वाला ही फॉर्मूला यूज करने वाले हो, ये जो आपका ये है ना, ये वाला ही फॉर्मूला यूज करने वाले हो। अब जरा आपकी थोड़ी सी नॉलेज टेस्ट करते हैं। मुझे ये बताओ कि कौन सा लॉ था जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता था। हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है।
कौन सा लॉ था जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता था? कौन सा लॉ था? बॉयल्स लॉ, याद आ रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था तो हम लोग कौन सा लॉ पढ़ते थे? बॉयल्स लॉ पढ़ते थे। बॉयल्स लॉ में क्या बोलते थे? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ है ना? बॉयल्स लॉ है ना, ये बॉयल्स लॉ है। तो क्या यहां से मैं V2 अपॉन V1 को P1 अपॉन P2 लिख सकता हूं? बोलो। बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या यहां से मैं वर्क रिवर्सिबल को और आइसोथर्मल प्रोसेस में मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, V2 बाई V1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, nRT log P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2 लिख सकता हूं। ये चीज करेक्ट है? बताइए, हाँ या ना? सही है। तो ये होगा आपका फॉर्मूला, है ना? मेजरली आप लोग यही फॉर्मूला यूज करोगे, वॉल्यूम के टर्म्स में ही यूज करोगे। तो अगर कई बार आपको प्रेशर दे दिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना यार, ठीक है? ऑब्वियसली P1 क्या हो जाएगा? P1 क्या हो जाएगा? इनिशियल प्रेशर, करेक्ट? और P2 क्या हो जाएगा आपका? फाइनल प्रेशर। सही है, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई है? लेकिन ये कब फॉर्मूला लगाओगे? जब प्रोसेस आपको रिवर्सिबल और आइसोथर्मल दे रखा है। देखो, रिवर्सिबल देने का और भी क्या तरीका हो सकता है? आपको यार चुपके से वो क्वेश्चन में ये बोल दे कि भैया P एक्सटर्नल कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यार प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है। और उधर ही अगर बोल देता है कि भैया P एक्सटर्नल कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट, उधर ही हम समझ जाएंगे प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। तो ये सारे तरीके भी होते हैं। अब ऐसे बोल देता है, अब ऐसे बोल सकता है कि प्रोसेस इज वेरी 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 स्लो, प्रोसेस बहुत ही स्लो है। तो अब मुझे पता है स्लो प्रोसेस कौन सा होता है? रिवर्सिबल, जो कि आइडियल प्रोसेस होता है। इट टेक्स इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट। तो ऐसे एक छोटे छोटे हिंट्स भी आपको क्वेश्चन में दे सकता है, तो आपको पकड़ने पड़ेंगे और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। तो क्या ये पूरा का पूरा डेरिवेशन जो था समझ में आया है? मेजरली आप लोग यही यूज करने वाले हो, बिल्कुल। लेकिन कई बार आपको ये भी यूज करना पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। ठीक है, यहां तक कोई भी समस्या नहीं? यहां तक कोई भी समस्या नहीं? और कौन से प्रोसेसेस में हम लोगों को वर्क पढ़ने हैं? अब आपका नेक्स्ट है रिवर्सिबल है प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है। और एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता था? जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो होती है, मतलब क्यू क्या होता है? जीरो होता है। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू बोल सकता हूं, बिल्कुल। क्यू क्या है? जीरो है। क्यू क्या है? जीरो। तो क्या यहां से डेल्टा यू को मैं वर्क डन के बराबर बोल सकता हूं? हाँ। और डेल्टा यू का मैं अभी अभी आपको फॉर्मूला एक और पढ़ा के मैं आया हूं। डेल्टा यू का आप क्या लिख सकते हो? देखो, डेल्टा यू को आप क्यू वी भी लिख सकते हो, है ना? तो क्यू वी को क्या लिख सकते हो? एन सी वी डेल्टा टी लिख सकते हो। ये पढ़ा है ना फॉर्मूला? देयरफॉर इस प्रोसेस के लिए आप वर्क डन को क्या लिख सकते हो? एन सी वी डेल्टा टी। आ रही है बात समझ में? क्या ये चीज क्लियर हुई है? क्या ये चीज क्लियर हुई है? ठीक है, तो ये भी आपका एक वर्क का फॉर्मूला आ गया। लेकिन कब? जब रिवर्सिबल हैं चीजें और एडियाबेटिक है, क्योंकि एडियाबेटिक में ही आपका क्यू क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा। क्यू क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा। अब देखो यार, आपके कुछ कुछ एक्सप्रेशंस हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? आपका पी वी की पावर गामा इज व्हाट? कांस्टेंट। जैसे देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस रहता है, यहां पे देखो आइसोथर्मल प्रोसेस रहता है। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग। जैसे देखो ना यार, यहां पे देखो, अगर आपका प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट बोलते हैं हम, बिल्कुल बोलते हैं। तो वैसे ही अगर आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है तो पी वी की पावर गामा को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। गामा क्या है? गामा क्या है? गामा है आपका पॉइजन्स रेशियो। गामा क्या है आपका? पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, ये एक आपका टर्म आता है। ठीक है, ये एक टर्म आता है। यहां पे इसको डब्बे में ले लो, इसको डब्बे में ले लो। अब देखो, ये तो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में। कई बार यार आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम और जो बाकी और हैं उनके उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका आप लोग डेरिवेशन कैसे करोगे? आप लोग आइडियल गैस मानते हुए चलो, आइडियल गैस मानते हुए चलो। तो आइडियल गैस अगर हम मान रहे हैं तो आइडियल गैस की इक्वेशन लिख लो, क्या होती है? पी वी इक्वल्स टू एनआरटी। करेक्ट। तो क्या यहां से प्रेशर को मैं लिख सकता हूं एनआरटी बाई वी?
बिल्कुल लिख सकता हूं, एन आर टी बाई वी लिख सकता हूं प्रेशर को। तो यहां पे क्या करो, इस प्रेशर को लिख दो एन आर टी बाई वी, और ये वी की पावर गामा तो है ही, ये कांस्टेंट कर दो। तो देखो एन क्या है, कांस्टेंट, आर क्या है, कांस्टेंट, इन दोनों को कांस्टेंट में झोंक दो, है ना, इन दोनों को कांस्टेंट में झोंक दो। ये टेम्परेचर, टेम्परेचर की पावर क्या आ रहा है 1, और वी जो ये 1 पावर है ऊपर जाके क्या हो जाएगा गामा माइनस 1, तो वी की पावर गामा माइनस 1 इज व्हाट, कांस्टेंट, इज व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है, एक ये एक्सप्रेशन आ गया। डेरिवेशन बता रहे हैं आपको, जैसे ये डेरिवेशन था, मतलब ये आपका एक्सप्रेशन था पीवी की पावर गामा इज कांस्टेंट, तो हमने आपका ये तो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में था, तो मैंने अब टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में ये निकाल दिया, टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में निकाल दिया। अब ऐसे ही सपोज करो आपको टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में निकालना है, टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, सोचो, इस वॉल्यूम को रिप्लेस कर दो। देखो ये क्या है, टी वी की पावर गामा माइनस 1 क्या है, कांस्टेंट है, हाँ या ना, बिल्कुल। क्या इस वॉल्यूम को अब मैं लिख दूं एन आर टी बाय वी पी लिख दूं, देखो ना वॉल्यूम क्या लिख सकता हूं, एन आर टी बाय पी लिख दूं, बिल्कुल लिख दो। तो ये क्या हो गया, टी इनटू ये क्या लिख दो यहाँ पे, एन आर टी बाय पी की पावर गामा माइनस 1, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो एन आर को तो क्या कर दो, झोंक दो, कांस्टेंट में चले जाने दो, कांस्टेंट में चले जाने दो। यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो टी की पावर 1 और टी की पावर गामा माइनस 1, और पी को जब ऊपर लेके आओगे तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, गामा माइनस 1 नहीं होके 1 माइनस गामा हो जाएगा। ये क्या आ गया, कांस्टेंट, है ना। अब देखो ऐड करो टी की पावर 1 और टी की पावर गामा माइनस 1, तो ये तो क्या बन रहा है, टी की पावर गामा पी की पावर 1 माइनस गामा इज व्हाट, कांस्टेंट। तो ये एक और एक्सप्रेशन आ गया, ये एक और एक्सप्रेशन आ गया। पर ध्यान रखना, ये जितने भी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं सारे एक्सप्रेशन एक जगह लिख दूं, देखो एक तो ये हो गया आपका, एक हो गया पी वी की पावर गामा इज व्हाट, कांस्टेंट, और एक क्या हो गया, टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज व्हाट, कांस्टेंट। तो ये आपके जो तीन एक्सप्रेशन है ये वैलिड कब है, ये बताइए। ये जो तीन एक्सप्रेशंस लिखे जा रहे हैं ये वैलिड कब है, ये वैलिड हैं आपके रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में। कब हैं, जब आपका प्रोसेस रिवर्सिबल हो एंड एडियाबैटिक हो। एडियाबैटिक मतलब हीट एक्सचेंज जीरो है, और रिवर्सिबल मतलब बहुत ही स्लो स्लो हो रहा है, करेक्ट। तो वहां पे आपके ये तीनों के तीनों प्रोसेसेस बिल्कुल वैलिड माने जाएंगे, बिल्कुल वैलिड माने जाएंगे। डेरिवेशन भी करके दिखा दिए हैं, ऑल राइट। क्या यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है ना। अब आपको लग रहा होगा कि भैया बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेस हो रहे हैं, बिल्कुल यार, है ना, थोड़े से थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूलेस ज़्यादा रहते ही हैं। तो इसका यार सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग एक अपनी फॉर्मूला बुक बनाते हुए चलिए ना, अपने हैंड रिटन फॉर्मूला बुक बनाते हुए चलो, और वहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ लिखते हुए चलिए, ठीक है। चलो एक लास्ट आपका वर्क डन का प्रोसेस बचा है, वर्क डन इन वैक्यूम। भैया ये तो बहुत ही आसान है, वर्क डन इन वैक्यूम, है ना। वैक्यूम मतलब प्रेशर क्या हो जाता है, जीरो, प्रेशर क्या है, जीरो है, ठीक है। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला था, माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी वी, ये तो था जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे प्रेशर ही जीरो हो चुका है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन इन वैक्यूम इज व्हाट, जीरो। इसे और क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है फ्री एक्सपेंशन भी बोला जाता है, इसे फ्री एक्सपेंशन भी बोला जाता है। वर्क डन क्या निकल के आता है, जीरो निकल के आता है, ठीक है। मतलब कोई भी अपोजिंग फोर्स ही नहीं है ना, प्रेशर ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं है, तो प्रेशर नहीं है तो आपका वर्क डन भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। फ्री एक्सपेंशन, फ्रीली आपका एक्सपैंड कर सकती है गैस, क्लियर है। तो चलो हमने यार बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले ली है हीट की और वर्क की। अब यार उस पर कुछ क्वेश्चन करने का टाइम है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन भैया स्टार्ट हो चुके हैं। आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, चेक करना है कि सही है या गलत है। सही है, अच्छी बात है, आगे बढ़ जाओ। गलत है, चेक करो भैया कहाँ गलती हो रही है, देखना है हमें, एनालाइज करना है। एनालिसिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन क्या है, द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 14 डेसीमीटर क्यूब टू 16 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm इज वर्क डन आपको निकालना है। बताओ, सबसे पहले आप लोगों से ये सवाल है कि यार ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, जब प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल, है ना। अब इरिवर्सिबल में आप वर्क डन कैसे लिख सकते हो, अब लोग अभी बताया, वर्क इरिवर्सिबल इक्वल्स टू
माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। आपका एक्सटर्नल वॉल्यूम जो कितना है, प्रेशर कितना है, 2 atm दे रखा है, -2। अब वॉल्यूम देखो, तो वॉल्यूम देखो आपको क्या दे रखा है, 14 डेसीमीटर क्यूब। मैंने आप लोगों को पहले ही ये बता रखा है कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज व्हाट, 1 लीटर। डेसीमीटर क्यूब और लीटर में सेम रिलेशन चलता है, तो 14 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 14 लीटर हो गया, और आपका 16 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 16 लीटर हो गया। तो वॉल्यूम चेंज कितनी हो रही है, V2 माइनस V1, मतलब 16 माइनस 14। तो आपका वर्क इररिवर्सिबल क्या आ रहा है, -2 × 2 विच इज -4। यूनिट क्या रहेगी, यूनिट सोचो। देखो प्रेशर की यूनिट क्या है, ATM, वॉल्यूम की क्या है, लीटर, डेसीमीटर क्यूब तो लीटर के बराबर ही है, तो यूनिट क्या आ रही है, लीटर ATM आ रही है। अगर कोई बोले कि नहीं नहीं भैया जूल में बताओ, तो कैसे बताओगे, -4 × 101.3 जूल्स। यह आ जाएगा आपका वर्क इररिवर्सिबल। वर्क इररिवर्सिबल करेक्ट है, हाँ या ना, क्या ये चीज समझ में आई है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन करने पड़ सकते हैं, यूनिट्स का भी यार थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। चलो और देखो, और क्या क्वेश्चन है, ये करो, 2 क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन करिए। आसान क्वेश्चन है ना, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्या बोल रहा है, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्यू क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू। सोचो आपका, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं तो डेल्टा यू इज व्हाट, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये तो क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, तो यहां से हमें डेल्टा यू किसके बराबर आ रहा है, वर्क डन के बराबर आ रहा है, करेक्ट। डेल्टा यू और डेल्टा ई एक ही बात है। आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक ही बात है। तो आपका क्या आंसर बैठ रहा है, देखो क्या आंसर बैठ रहा है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बैठ रहा है। ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे यार, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आंसर क्या बैठ रहा है, सेकंड ऑप्शन बैठ रहा है, करेक्ट है। और देखो, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, हाँ जी, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जीज। आइसोकोरिक क्या होता है, जहां पे वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब डेल्टा वी क्या है, 0। वॉल्यूम आपकी चेंज नहीं हो रही है, वॉल्यूम आपकी चेंज नहीं हो रही है, तो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है तो वर्क डन भी नहीं होगा। वर्क डन क्या होता है यार, माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डीवी। तो डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, भले ही छोटा सा चेंज, लेकिन डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर आपकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है तो वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वर्क डन क्या हो चुका है, 0। कौन से प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, करेक्ट। तो जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, अब देखो फर्स्ट लॉ लगाओ, इज व्हाट, क्यू प्लस डब्ल्यू। ये तो क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, तो डेल्टा यू क्या आ रहा है, क्यू के बराबर। अब बोल रहा है आपका डेल्टा यू क्या है, बढ़ रहा है, मतलब डेल्टा यू क्या है, पॉजिटिव है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है। तो इसका मतलब हीट एनर्जी भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, हाँ या ना, क्योंकि डेल्टा यू क्यू के बराबर है। तो अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो क्यू भी इंक्रीज करेगा, हीट एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी सिस्टम के द्वारा। क्यू पॉजिटिव कब होता था, जब हीट एनर्जी देते थे सिस्टम को तो सिस्टम खुश हो जाता था, पॉजिटिवनेस फैलती थी, है ना। तो आपका क्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, क्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, इट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड। जो इंक्रीज हो रही है इंटरनल एनर्जी वो हीट एब्जॉर्प्शन के बराबर है, करेक्ट, सही है। और देखो, हाँ जी चलो, अब ये यार ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करिए। देखो क्या बोल रहा है यार, बोल रहा है द हीट ऑफ रिएक्शन, एक आपको रिएक्शन दे रखी है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इतना, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भैया। कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा है। चलो करो यार अटेम्प्ट, कैसे करोगे। आपको क्या क्या दे रखा है पहले क्वेश्चन में, ये देखिए। बोल रहा है एक इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, C10H8, ये कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, प्लस 12O2 कौन से फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में, इज गिविंग यू 10CO2 गैशियस फॉर्म में, प्लस 4H2O लिक्विड फॉर्म में, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। अब बोल रहा है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो हीट इवॉल्व है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब क्यू वी की यार आपको वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, -1228.2 किलो कैलोरी, करेक्ट। इस माइनस का साइन मतलब क्या है, बस एक्सोथर्मिक है ना, ये माइनस साइन सिंपली क्या बता रहा है, एक्सोथर्मिक है, हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, तो बस इसको और ज्यादा दिल पे नहीं लगाना है, इट इज सिंपली व्हाट, एक्सोथर्मिक दिखा रहा है ये। पूछ कह रहा है कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, क्यूपी पूछ रहा है। चलो भैया
क्या हमें ये इक्वेशन पता है, ये हमें फॉर्मूला पता है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये चीज हमें पता है, हमने पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। हमने ये भी पढ़ा है कि यार डेल्टा एच को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू पी लिख सकता हूं, बिल्कुल पढ़ा है। डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूं, क्यू वी लिख सकता हूं, प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये भी हमने पढ़ा है, करेक्ट। तो देखो आप लोगों का इस फॉर्मूले का एक नया फॉर्म आ चुका है, क्यू पी इक्वल्स टू क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब क्यू पी आपको पूछा है, क्यू वी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, सीधा सीधा दे रखा है -1228.2, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो यार, -1228.2। हाँ बिल्कुल यार, साइन के साथ ही डालेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो साइन आएगा वो हमें बताएगा जो क्यूपी है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो साइन के साथ ही आप लोग डालिए। अच्छा ये बता दो यार डेल्टा एन जी क्या आएगा, डेल्टा एन जी क्या आएगा, देखो प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स, तो ये क्या है, लिक्विड, क्या करो इग्नोर, देखना ही नहीं है इसकी तरफ। ये क्या है, गैस, बिल्कुल, कितने मोल्स हैं, 10 मोल्स हैं, तो यहाँ पे क्या ले लो, 10 ले लो, माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स, देखो ये क्या है, सॉलिड, इग्नोर करो, देखना ही नहीं है। ये क्या है, गैस, कितने मोल्स हैं, 12 मोल्स हैं, तो यहाँ पे क्या ले लो, 12 ले लो। तो डेल्टा एन जी कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे डाल दो प्लस -2। अच्छा कैलोरी में है, कैलोरी में वैल्यू, अच्छा ये देखो क्यू वी क्या है, किलो कैलोरी में, तो चाहो तो इसे कैलोरी में कन्वर्ट कर लो, इंटू 10⁻³ करके। आर की वैल्यू अगर कैलोरी में लेनी होती है तो दो कितनी लेते हो आप, 2 लेते हो, तो आर की जगह क्या डाल दो, 2 डाल दो। और टेम्परेचर देखो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में लोगे, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे केल्विन में कितना हो जाएगा, +273 कर दो, विच इज 298 केल्विन, तो इधर डाल दो 298। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, क्यूपी आ जाएगा। अरे बात समझ में, तो इस तरीके से आपको यार क्वेश्चंस करने हैं। क्या कैलकुलेटिव है ये, बिल्कुल यार कैलकुलेटिव तो दिख ही रहा है ना, तो कैलकुलेशन आ सकती है। ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर में आपको अगर वो डिफिकल्ट बनाएगा किसी क्वेश्चन को, तो कैलकुलेशन से बनाएगा। तो इसमें यार जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन दिख रही है, दिख रही है तो दिख रही है यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो और देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है, करो अटेम्प्ट, करिए अटेम्प्ट। क्या बोल रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर द रिएक्शन, पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ, C3H8 गैसियस फॉर्म में प्लस 5O2 अगेन गैसियस फॉर्म में इज गिविंग यू 3CO2 प्लस 4H2O लिक्विड, हाँ या ना, करेक्ट है। क्या बोल रहा है, डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच बताओ, तो आपको ये फॉर्मूला पता है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा ई और डेल्टा यू क्या है, सेम बात है। आपको क्या बोल रहा है, डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच, मतलब डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच, ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एन जी को इधर ले जाओ यार, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो सिंपली आप बस ये निकाल दीजिए, डेल्टा एन जी निकालो यार फटाक से इसका। क्या है देखो, H2O क्या है, लिक्विड, इग्नोर करो, देखना ही नहीं है। CO2 क्या है, गैस है, तो कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं, माइनस यहां पे देखो 1 मोल किसके हैं, C3H8 का गैस है ना, ले लो। 5 मोल्स किसके हैं, O2 के गैस है, तो आपके कितने मोल्स आ रहे हैं रिएक्टेंट साइड, गैसियस मोल्स 6, तो 3 - 6 कितना आ रहा है, -3। तो यहाँ पे डालो माइनस ऑफ डेल्टा एन जी की तरह -3 डालो, आर को आर ही रहने दो, है ना। देखो आप ऑप्शन देखोगे तो आर टी के फॉर्म में ही दे रहा है, तो ये आर टी, तो डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच, तो आपके पास क्या आ रहा है, +3RT आ रहा है, डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच। तो आंसर क्या है आपका, थर्ड ऑप्शन, आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। तो ऐसे ही यार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन करो, चलो ये वाला क्वेश्चन करो यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। क्या बोल रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज, क्या रहेगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज जब आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन रहेगा किसी आइडियल गैस का, क्या रहेगा, सोचो। आप लोगों को क्या बताया था, अगर आपका आइडियल गैस है तो जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस की, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी। तो ये प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है, तो क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, नहीं होएगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही है। आई बात समझ में। तो यही सारे आपके क्वेश्चन रहते हैं, ये सारे किसके क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, है ना। हम लोगों ने एंथैल्पी पढ़ा है, इंटरनल एनर्जी, वर्क, हीट, ये सारी चीजें पढ़ी। अब देखो क्या लिमिटेशन है आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, कुछ लिमिटेशंस हैं।
और मेजर क्या लिमिटेशन है, इट डज नॉट एक्सप्लेन फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस अंडर गिवन कंडीशन। मतलब यार ये किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की फिजिबिलिटी या फिर स्पॉन्टेनिटी नहीं बताता है। स्पॉन्टेनिटी मतलब कि क्या वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको ये कभी भी नहीं बताएगा कि क्या यार ये पर्टिकुलर रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ये बस बोल देगा अगर रिएक्शन हो रही है तो ये एनर्जी चेंजेस हैं, इतना यार काम कर रहा है, इतना हीट इन्वॉल्व है, इतनी एंथैल्पी है। तो ये सारी बातें आपका फर्स्ट लॉ करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन कभी भी ये नहीं बताएगा कि वेदर अ रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। तो ये कौन बताता है, आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, इस वीडियो को इतना ही रोकेंगे। फर्स्ट लॉ, एक मेजर पोर्शन आपका थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट हो चुका है। नाउ वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लॉ विच इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑलराइट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।